दोस्तों, आप सभी का इस कहानी के आखिरी भाग में स्वागत है। आप लोग प्लीज़ कहानी को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर देना। चलिए कहानी का आखिरी चैप्टर स्टार्ट करती हूँ। मुझे अपनी जान से ज़्यादा प्यारी थी, जिसे देखकर मैं मुस्कुरा पड़ती थी और मुझे हर वक्त डर लगा रहता था कोई उन्हें भी मुझसे छीन नहीं ले। इसीलिए मैं उनके लिए इतना पजेसिव रहती थी और आखिरकार मेरा वो डर सच हो ही गया। मेरे पंकज को तुमने मुझसे अलग ही कर दिया। इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकती सेजल। मैं जानती हूँ मुझे उसी वक्त पंकज से दूर हो जाना चाहिए जिस दिन तुम्हारी और पंकज की शादी हो गई, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई क्योंकि मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ, तुमसे अलग हूँ। तुम्हारे जैसा कोई हो ही नहीं सकता। जानकी माँ सही कहती थी कि मैं तुम्हारे पैर की जूती के बराबर भी नहीं हूँ। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूँ, तुम पंकज से बहुत प्यार करती होगी, लेकिन मैं पंकज से तुमसे ज़्यादा प्यार करती थी, ये भी सच है। और अगर तुम्हारी जगह कोई भी और होता तो शायद वो नहीं कहती जो आज मैं करने जा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा प्यार पंकज के लिए कम हो गया है या मैं तुमसे डर गई हूँ। ना मेरा प्यार कम हुआ है, ना मैं डरी हूँ। मैं अब भी चाहूँ तो पंकज को मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता, लेकिन न जाने क्यों अब तुमसे पंकज को छीनने का दिल ही नहीं कर रहा है। अब तुमसे झगड़ा करने, तुम्हें कोई तकलीफ़ देने का मन ही नहीं हो रहा है। ना जाने क्यों मेरा दिल बार बार मुझसे कह रहा है कि इस लड़की के साथ कोई भी ऐसा काम ना करना जिससे इसकी आंखों में आंसू आए। सेजल, मैं अपने पंकज को तुम्हें सौंप रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। तुम्हारा पति नहीं बोलूँगी क्योंकि वो मेरे हैं और मरते दम तक मेरे रहेंगे। मैं उन्हें अब भी तुम्हारा नहीं मानती, लेकिन अब मुझे इतना तो पता चल गया है कि वो तुम्हारे साथ ज़्यादा खुश रहेंगे। मैं अच्छी प्रेमिका भले ही बन सकती हूँ, लेकिन अच्छी बहू और अच्छी पत्नी नहीं बन सकती। इतना तो मुझे पता चल गया है। फिर मेरा दिल तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करने को तैयार ही नहीं हो रहा मैं जिससे तुम्हें तकलीफ़ हो। अगर मैंने तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी किया तो शायद मेरी अंतरात्मा, मेरा भगवान भी मुझे माफ़ नहीं करेगा। इसीलिए मैंने अपने पंकज को तुम्हारे हवाले करने का फैसला कर लिया। इसके लिए मेरा ज़िंदगी भर एहसान मानना। सेजल, वैसे एक बात और कहना है, तुम बेवकूफ़ तो हो, तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है। जो तुम करने जा रही थी उसे महानता नहीं, उसे बेवकूफ़ी ही कहते हैं। मतलब तुम्हें पता है कि मैं ठीक होने के बाद पंकज को तुमसे अलग करने की कोशिश करूंगी, फिर भी अपना लंग्स डोनेट करने को राजी हो गई। अपनी दुश्मन को ज़िंदगी दे रही हो, ऐसा कौन कहता है बताओ? मैं कोई तुम्हारे जैसा बेवकूफ़ जो ऐसा करे? अब तुम तो हो ही बेवकूफ़, लेकिन मैं तो नहीं हूँ ना। अगर तुम्हारी जिद है कि तुम्हें मुझे ज़िंदगी देनी है, तो मेरी भी जिद है कि मुझे तुम्हारा कोई भी एहसान नहीं चाहिए। फिर चाहे मुझे ज़िंदगी मिले या मौत, ऐसा नहीं है मैं जीना नहीं चाहती, मैं जीना चाहती हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे एहसानों तले दब कर जीना पसंद नहीं है। और ना ही तुमसे मुझे दोस्ती करनी है। तुम मेरी दुश्मन ही हो और जब तक मैं जीऊँगी तुम मेरी सबसे बड़ी दुश्मन रहोगी। मैं जा रही हूँ यूएस, तुम्हें अपना लंग्स डोनेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम तो बेवकूफ़ हो ही, लेकिन मैं तुम्हें ये बेवकूफ़ी थोड़ी न करने दे सकती हूँ। तुमने मुझसे कहा था मैं अपने बच्चों को तुम्हारे बारे में अच्छा बोलूँ। मैं तो नहीं बोलती। मैं तो उन्हें कहती कि मुझे एक लड़की से तुम्हारे पापा को छीनना पड़ा। सेजल, मैंने तुमसे बार बार कहा कि वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे ख़राब दिन है जब तुम मुझे पहली बार मिली थी, लेकिन सच तो ये है कि वो दिन शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत और बेहतरीन दिन था। जिस दिन तुम मुझे मिली, तुम बहुत ही बेहतरीन इंसान और बहुत ही बेहतरीन दोस्त हो। तुम जैसे दोस्त जिसकी भी हो वो कितनी खुशनसीब होगा, ये मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। अब जानकर मुझे पता चला कि जानकी आंटी ने तुम्हें पंकज के लिए क्यों चुना, क्योंकि तुम पंकज के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। वो तुम्हें डिज़र्व करते हैं, मुझ जैसी गुस्सा लक्कड़ और बदतमीज लड़की को नहीं। सेजल, मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत सारी हरकतें ऐसी की हैं जो कोई अपने दुश्मन के साथ करता है। मैंने कई बार ऐसा कुछ किया है
जो मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करूं। मुझे सुनंदा आंटी की तरह, जानकी आंटी की तरह कोई सिखाने वाला, कोई समझाने वाला जो नहीं था, जो मुझे तुम्हारे जैसे संस्कार देता, तुम्हारे जैसे हर किसी से प्यार करना सिखाता, तुम्हारे जैसे प्यार की व्याख्या करता, मुझे बताता कि प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं होता। प्यार में पाने से ज़्यादा खोने वाले की अहमियत होती है। सेजल, मेरे पापा मेरी मम्मी ने मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दिया। मेरी हर वो जिद पूरी की जो आज तक मैंने की है। कभी किसी चीज़ के लिए नहीं रोका, ना ही टोका। इसलिए नहीं कि एक मुझसे प्यार करते हैं, इसलिए क्योंकि उनके पास मुझे समझाने का टाइम नहीं था। मुझे लगा मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं समझ ही नहीं पाई कि प्यार होता क्या है। मुझे अब तक पता ही नहीं चल पाया था कि प्यार ये नहीं होता। प्यार तो वो होता है जो सुनंदा आंटी ने तुमसे किया है, जो जानकी आंटी ने तुमसे किया है, और जो तुमने पंकज से किया है। प्यार तो दिल से दिल का मिलन होने को बोलते हैं। प्यार तो किसी की बिना कहे उसके दिल की बातें जान लेने को बोलते हैं। प्यार तो किसी की मुस्कुराहट में अपनी मुस्कुराहट ढूंढ लेने को कहते हैं, जो तुम्हें बहुत ही अच्छे से करना आता है। और जब तुमने मुझे प्यार का असली और सही मतलब समझाया, जब मुझे प्यार के असली मायने समझ में आए, तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। तब मुझे लगा कि मैंने पंकज से प्यार तो किया ही नहीं था। पंकज तो मेरी जिद बन गए थे। वो जिद की हर हाल में मुझे पंकज को हासिल करना है। इसीलिए मैंने पंकज को हासिल करने की वो सब कोशिश की जो मुझे सही लगा। लेकिन मैं अगर ऐसे पंकज को हासिल कर भी लेती, तब भी जीत कर हार जाती, और तुम हार कर भी जीत जाती। जब मैं प्यार के असली मायने जान गई हूँ, तो फिर कैसे तुम्हें इतनी आसानी से जीतने दे सकती हूँ। इसीलिए मैंने पंकज को तुम्हारे हवाले कर दिया। और वैसे भी मुझे जो कुछ चाहिए होता है वो पूरा चाहिए होता है। फिर कोई चीज़ हो या फिर प्यार हो या प्यार का बंटवारा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे जो चाहिए वो 100% मेरा होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मेरा। लेकिन पंकज के प्यार में भी मिलावट हो गई है। कहीं ना कहीं तुम भी उसके दिल के किसी न किसी हिस्से में जगह पाने में कामयाब हो गई हो। इसीलिए ये आधा अधूरा पंकज मुझे नहीं चाहिए, इसे तुम ही रखो। जानती हो मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि पहली बार उन्होंने मुझ पर शक किया, मुझ पर इतना गुस्सा किया, मुझे इतना भला बुरा कहा। और तो और जब तुम और वो अब की बार मेरे पास आए थे, और जब उन्होंने अपनी गलती मानी, तब मैं भावनाओं में बह गई। और जब मैं उनसे लिपट कर रोने लगी, तो उन्होंने मुझे अपने पूरे दिल से गले नहीं लगाया। इस बार उनको मुझे गले लगाने में संकोच हो रहा था, वो झिझक रहे थे। तभी मुझे समझ में आ गया कि अब पंकज के दिल में कहीं न कहीं तुम्हारे लिए सॉफ्ट कॉर्नर आ गया है। पंकज भी अब तुम्हें पसंद करने लगे हैं। अपना ट्रांसप्लांट करवा लूँगी और फिर वहीं पर रह जाऊंगी। जानती हूँ कि पंकज के बिना जीना आसान नहीं होगा, लेकिन इतना सब होने के बाद, इतना सब तुम्हारे करने के बाद, तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी करके भी तो नहीं जा पाऊंगी। और तुम जब अपने जान की परवाह ना करके अपना लंग्स डोनेट करने को राजी हो, तो तुम जब पंकज के साथ शादी होने के बाद भी उन्हें मेरे हवाले करने को राजी हो, तो क्या मैं इतना सा नहीं कर सकती? पंकज से कहना मैं उनसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ और कहती रहूँगी। और हाँ, मैं तुमसे या पंकज से अब बात नहीं करना चाहती। इसी वजह से मैंने अपना फ़ोन नंबर बदल दिया है। इसीलिए मुझे डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं अपना इरादा बदल लूँ। बड़ी मुश्किल से इस दिल को पंकज से दूर जाने को राजी कर पाई हूँ। अब मैं फिर से तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आना चाहती। इसीलिए अब मुझसे मिलने की या कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। बड़ी मुश्किल से खुद को समझाया है, अब दोबारा से मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, ये बात ध्यान रखना। इस पैकेट में मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक अंगूठी है जो तुमने मुझे पंकज के बर्थडे पे दी थी। उसमें भी एक्सपेंसिव है। पैसे तो तुमने नहीं लिए, लेकिन ये अंगूठी दे रही हूँ
जिससे हिसाब बराबर हो जाए। और साथ ही साथ एक ड्रेस है, मैं इसे अपने पहनने के लिए लाई थी। पंकज को ये रंग बहुत पसंद है, जो मैं तुम्हें तुम्हारी शादी के तोहफे के तौर पे दे रही हूँ। तुम्हें ठीक लगे तो इसे पहन लेना। मैं समझूंगी कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया। बस अब और कुछ नहीं कहना है तुमसे। तुमसे सारी बातें कह दी, अब दिल हल्का हो गया। कोशिश करूँगी सब कुछ जल्दी से भूल जाऊँ, बाकी आगे तो पता नहीं क्या होगा। बाय। सेजल ने पूरी चिट्ठी पढ़ा और उसके खत्म होते ही अपने दोनों आंख बंद कर ली। ना जाने क्यों अनायास ही उसकी दोनों आंखों से आंसू बहने लगे। उसका मन भारी हो गया और उसका दिल भर आया। शिखा की ये चिट्ठी पढ़कर जैसे उसके सीने में सुकून उतर आया हो और जैसे उसकी सारी परेशानी, सारी बेचैनी एक झटके में ख़त्म हो गई हो। वो बिना किसी भी वजह के फूट फूट कर रोने लगी। ऐसा लग रहा था कि नदी में डूबने वाला कोई अचानक से एक झटके में अपने घर आ गया हो। मानो उसकी सारी तकलीफ, उसका सारा दर्द, उसका सारा दुख दूर हो गया हो। सेजल का अब अपने घर रुके रहने का कोई मतलब नहीं रह गया था। इसीलिए पंकज और जानकी के पास वापस आ गई। सेजल ने पंकज को सिखा के यूएस जाकर अपना इलाज करवाने की बात बताई, जिसे सुनकर पंकज को खुशी और गम दोनों का एहसास एक साथ हुआ। खुशी इसलिए कि अब शिखा का बेहतर इलाज हो पाएगा और उसकी तकलीफ हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, और गम इसलिए कि कहीं न कहीं शिखा पंकज के दिल के किसी कोने में अब भी मौजूद थी। शिखा उसका पहला प्यार थी, जिसे वो चाह कर भी इतनी आसानी से भूल नहीं सकता था। शिखा के अचानक चले जाने से पंकज ना चाहते हुए भी उदास और मायूस हो गया था। सेजल ये बात अच्छी से जानती थी कि पंकज को इस सदमे से निकलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और सेजल पंकज को उसका वो टाइम देने के लिए तैयार भी थी। उसे पूरा भरोसा था खुद पे, खुद के प्यार पर और जानकी के उस विश्वास पर जो उन्होंने किसी दिन कहा था कि तुम्हारा व्यवहार ऐसा है कि कोई भी तुमसे प्यार किए बिना नहीं रह सकता, और तुम्हारी इसी मासूमियत और स्वभाव की वजह से तुम्हें ज़िंदगी की हर खुशी हासिल होगी जिसकी तुम हकदार हो। उसी विश्वास के सहारे सेजल को यकीन था कि एक न एक दिन पंकज सिर्फ और सिर्फ उसका होगा, पूरी तरह उसका। वक्त का पहिया अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ता रहा और उसके साथ ही साथ दौड़ती रही सेजल की ज़िंदगी की गाड़ी। शिखा के चले जाने की करीब करीब एक महीने तक पंकज खोया खोया सा, गुमसुम और उदास रहा। मानो शिखा के साथ साथ उसकी मुस्कुराहट भी अमेरिका चली गई। सेजल को बुरा ना लगे और उसे दुख ना हो, इसीलिए वो सेजल के सामने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश भी करता था। लेकिन उसकी वो खुश रहने की कोशिश सेजल हर बार पकड़ लेती, और पंकज की हालत देख सेजल भी उदास हो जाती। वो अपनी पूरी ताकत से शिखा की जुदाई में बिखरे पंकज को समेटने की कोशिश कर रही थी, और उसकी वो कोशिश धीरे धीरे असर भी कर रही थी। धीरे धीरे पंकज शिखा के अचानक से चले जाने के सदमे से उबर भी रहा था। सेजल हर वो कोशिश कर रही थी जिससे दोनों की ज़िंदगी फिर से पटरी पे लौट आए। शिखा को गए हुए करीब करीब 2.5 महीने गुजर चुके थे। ऐसे ही एक दिन सुबह सुबह जानकी, पंकज और सेजल तीनों ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। जानकी टीवी देख रही थी और सेजल उन्हीं के बगल में बैठी हुई थी, वो भी टीवी देख रही थी। पंकज भी सामने सोफे पे बैठकर आज का अखबार पढ़ रहा था। वो अभी अभी कॉफ़ी पी कर हटा था और ऑफिस जाने की तैयारी में था। बस अखबार पढ़कर वो जाने ही वाला था, तभी फ़ोन की घंटी गनगनाई। सरला देखो कौन है, जानकी ने आवाज़ लगाई। सरला ने जाकर फ़ोन उठाया। हेलो कौन, सरला ने पूछा। अच्छा ठीक है, मैं बोलती हूँ, कहकर सरला ने फ़ोन रख दिया। साहब गेट से फ़ोन था, कोई संदीप आए हैं और आपसे और छोटी मालकिन को पूछ रहे हैं। गार्ड भैया पूछ रहे हैं कि भेज दूँ, सरला ने पंकज से पूछा। संदीप? पंकज ने अपने दिमाग पे जोर डाला। वो पंकज भूल गया था। कौन है संदीप? तुम दोनों जानते हो क्या? जानकी ने पंकज को
उलझन में देखा तो उत्सुकता से पूछा। अचानक से सेजल की आंखें चमक पड़ी और वो जल्दी से बोली, कहीं वो संदीप भैया तो नहीं है? सिखा के भैया, सिखा के भाई यहाँ पर अचानक से? और उनको हमारे घर का पता कैसे चला? क्या सिखा भी उसके साथ आई है? अचानक से पंकज का चेहरा एक्साइटमेंट से भर गया और उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। इतने दिनों बाद सिखा को देखने की उम्मीद से पंकज का दिल कहीं न कहीं उम्मीद और उत्साह से भर गया था। सरला गांठ को बोल दो कि वो जो भी हैं आने दे और तुम जाकर मेहमानों के नाश्ते का इंतजाम करो। जी साहब, कह के सरला चली गई। पंकज और सेजल बेसब्री से दरवाजे की तरफ टकटकी लगाए देख रहे थे। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला। संदीप घर के अंदर आया। हेलो संदीप भैया, कैसे हो आप? पंकज ने मुस्कुराते हुए संदीप का स्वागत किया। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? संदीप ने भी ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की और साथ ही साथ वो संकोच और झिझक से भर उठा। हेलो भैया, कैसे हैं आप? संदीप को देखकर सेजल भी पीछे से चहकती हुई बोली, मैं ठीक हूँ सेजल। संदीप बोला, आइए बैठिए। पंकज और सेजल दोनों ने संदीप से कहा। संदीप चुपचाप आकर बैठ गया और तभी उसकी नज़र जानकी भी पड़ी, जो संदीप को गौर से देख रही थी। संदीप जानकी को नहीं पहचान पाया और इसी वजह से उसने सेजल की तरफ देखा, मानो सेजल से जानकी का परिचय पूछ रहा हो। और सेजल ने संदीप की आंखों में छुपे हुए प्रश्न को पढ़ लिया और संदीप के बिना जुबान से कुछ भी पूछे ही बोली, भैया ये मेरी मम्मी जी हैं। अच्छा अच्छा, कहकर संदीप उठा और जाकर जानकी के पैर छुआ। जानकी ने आशीर्वाद दिया। आप इंडिया कब आए? पंकज ने पूछा। मैं भी कल ही आया हूँ। एक्चुअली आपसे और पंकज से मिलना था, तो मुझे आपके घर का पता था वहाँ गया तो यहाँ का एड्रेस मिला और फिर यहाँ आ गया। आज ही आप लोगों से मिल गए। कल चला जाऊँगा, कल मेरी फ़्लाइट भी है वापसी की। संदीप बोला, अरे इतनी जल्दी क्यों? मुझे लगा कि अभी आप रुकेंगी। सिखा भी आई है क्या? सेजल ने हैरानी से पूछा। सिखा का नाम सुनती ही ना जाने क्यों संदीप उदास हो गया। नहीं, सिखा के जिक्र से ही वो असहज हो गया और इसी वजह से संदीप ने बस इतना ही कहा और उसकी ये आवाज़ भी मानो गहरे कुएं से निकली हो। क्यों, उसको भी ले आती, घूम जाती। वैसे अब उसकी तबीयत कैसी है? ऑपरेशन हो गया होगा ना अब तो वो ठीक होगी। सेजल ने उत्सुकता से पूछा। दरअसल बात यह है कि संदीप का पूरा चेहरा दर्द से भर आया और उसकी जुबान उसका साथ छोड़ने लगी। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? सिखा ठीक तो है ना? सेजल और पंकज दोनों संदीप की इस तरह बात करने से घबरा उठे। संदीप ने कुछ नहीं कहा, बस उसने अपना सिर नीचे कर लिया और अनायास ही अपनी आंखों में भर आए आंसू को रोकने की कोशिश करने लगा। भैया प्लीज़ बताइए क्या हुआ? सिखा को सब ठीक तो है ना? सेजल संदीप की इस रवैये से घबरा गई। उसकी आवाज़ में एक डर भर उठा था और उसका दिल किसी आशंका से जोर जोर से धड़कने लगा था। मेरी बहन सिखा को भगवान ने अपने पास बुला लिया। वो अब इस दुनिया में नहीं रही। बामुश्किल संदीप के होठों से सिर्फ इतना ही निकल पाया और वो फपक कर रो पड़ा। संदीप की बात सुनते ही सेजल का पूरा बदन जोर से कांप गया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कलेजे में जोर का मुक्का मार दिया हो। एक बार को लड़खड़ा गई और उसकी आंखों के सामने एक पल को अंधेरा सा छा गया। वो अपनी जगह पे पत्थर की बुत सी बनी खड़ी रह गई, मानो किसी ने उसी पत्थर के बन जाने का श्राप दे दिया हो। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? संदीप की बात सुनकर पंकज भी बुरी तरह चौंक पड़ा। उसे तो मानो यकीन ही नहीं हुआ। वो भी संदीप की बात सुनकर झटके से खड़ा हो गया और हैरानी से बोला, मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। मेरी बहन तुम्हारी सिखा अब इस दुनिया में नहीं रही। हम सबको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई पंकज, हम सब से बहुत दूर। संदीप किसी छोटी सी बच्ची की तरह बुरी तरह रोते बिलखते हुए बोला। ये खबर सेजल और पंकज दोनों के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं थी। दोनों संदीप की बातें सुनकर अवाक रह गए। अचानक से सेजल को ऐसे लगा जैसे किसी ने उसके पूरे बदन के खून को निचोड़ लिया हो। उसकी टांगें कांपने लगी और उसने सेजल के शरीर का वजन
उठाने से इनकार कर दिया। सेजल बुरी तरह लड़खड़ाई और वहीं पास बड़े सोफे पे धम से बैठ गई। शौक से उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, पलके तक झपकना भूल गई और उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। यही हाल पंकज का भी था। उसे भी सिखा के सबसे दूर चले जाने का समाचार सुनकर मानो 1100 वोल्ट का झटका लगा हो। सेजल ने अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया, सिसक सिसक कर रोने लगी। सेजल की हालत देख कर जानकी उठकर सेजल के पास आई और उसे अपने पहलू में छिपा लिया और उसके सिर पे हाथ फेरने लगी। जाने वाली को कौन रोक सकता है बेटा सेजल, रो मत, चुप हो जाओ। यही तो एक चीज़ है जिस पर किसी इंसान का बस नहीं है। जानकी ने सेजल को अपने सीने में दुबकाए समझा रही थी। पंकज की आंखों में भी आंसू भर आए और वो भी रोने लगा। ये समाचार उसके लिए भी किसी कुठार घात से कम नहीं था। ये सब कैसे हुआ? आप तो कह रहे थे कि अमेरिका में भारत से अच्छे डॉक्टर हैं, फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ? सिखा इस तरह अचानक से? पंकज ने संदीप से पूछा। सच बताऊं तो किसी को भी समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। उसकी बीमारी से ज़्यादा उसे उसका अकेलापन खा गया जब से वो यहाँ से गई है। बस तभी से मेरी बहन गुमसुम और उदास ही रही। हर वक्त किसी चिड़िया की तरह चहकने वाली मेरी सिखा बिल्कुल चुपचाप सी रहने लगी। मानो अंदर ही अंदर उसे कोई गम खाए जा रहा हो। हम सब ने कितनी कोशिश की कि उसको यहाँ के ख्याल से दूर कर पाए, लेकिन शायद उसे यहाँ से ले जाना हम लोगों की गलती थी। उसका शरीर तो भले चला गया था, लेकिन दिल दिमाग यहीं रह गया तुम सबके पास। वो कभी यूएस गया ही नहीं। अगर हम लोगों ने उसे यहाँ से ले जाने के लिए जिद नहीं की होती और वो यहीं होती तो शायद आज मेरी बहन हम लोगों के बीच भी होती। संदीप बुरी तरह से सकते हुए बोला। तुम्हें पता है पंकज, जब वो छोटी थी ना, तब मैं उसे चिढ़ाता था कि मम्मी तुमको हॉस्पिटल से खरीद कर लाई थी। तुम मेरी सगी बहन नहीं हो और इसी वजह से कोई तुमसे प्यार नहीं करता। तब रोने लग जाती थी और कहती थी कि किसी दिन मैं तुम सबको छोड़ के चली जाऊंगी, तब तुम सब मुझे याद करोगी। और आज सच में उसने जो कहा था कर दिया। छोड़ के चली गई हम सबको मेरी इन्हीं हाथों में। उसने अपनी आखिरी सांस ली है। वो बार बार कह रही थी कि भैया मुझे इंडिया लेते चलो, बस एक बार पंकज से सीरियल से मिल लूँ, उसके बाद चाहे वापस ले आना। आप देखना इंडिया जाते ही मैं ठीक हो जाऊंगी। लेकिन मम्मी पापा ने इसकी बात नहीं सुनी और उसकी आखिरी इच्छा तक नहीं पूरी कर पाए। संदीप बुरी तरह रो रहा था। संदीप की बात सुनकर सेजल भी रोने लगी। काश तुम मुझे पहले बता दे कि तुम ही हो जिससे वो प्यार करती थी, तो फिर मैं शायद उसको बचा पाता। लेकिन अफसोस मुझे ये बात बाद में पता चला। पंकज, वो तुम्हें बहुत प्यार करती थी, शायद खुद से भी ज़्यादा। इसी वजह से तो उसने अपने आप को तुम्हारे प्यार में फना कर लिया। संदीप बोला। आई एम सॉरी संदीप भैया, आई एम सो सॉरी। अगर मुझे पहले पता होता कि ऐसा होगा तो मैं कभी उसे अपने से दूर जाने नहीं देता। मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़, मुझे माफ़ कर दीजिए। पंकज भी भावनाओं में बह गया और अपने दोनों हाथ जोड़कर संदीप से माफ़ी मांगते हुए बोला। नहीं पंकज, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बहन के साथ जो हुआ उसकी कमी तो मैं पूरी नहीं कर सकता, लेकिन जब मैंने पूरी कहानी सिखा के लिखी चिट्ठी में पढ़ी तो फिर एहसास हुआ कि ना तो सिखा की कोई गलती थी, ना ही सेजल की और ना ही तुम्हारी। बस तुम तीनों की ज़िंदगी आपस में ऐसे उलझ कर रह गई कि सुलझ ही नहीं सकी। तुम्हें देने के लिए लिखी अपनी आखिरी चिट्ठी में उसने अपना दिल निकाल कर रख दिया है। मुझे गर्व है अपनी बहन पे, जो दूसरों की खुशी के लिए उसने अपने आप को उदासी के समुंदर में डुबाना मंजूर कर लिया। खुद को तबाह करके भी सेजल को उसकी ज़िंदगी की खुशी दी है। मेरी सिखा इतनी समझदार भी होगी, मुझे पता नहीं था। मुझे अपनी बहन पे नाज है, नाज अपनी गुड़िया पर। संदीप फक्र से बोला। कैसी चिट्ठी? कहाँ है वो चिट्ठी? पंकज ने उत्सुकता से पूछा। गाड़ी में है। उसने मुझसे कहा था कि भैया अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी अस्थियों को इंडिया में ले जाकर गंगा में ही बहाना, और हो सके तो पंकज से कहना
कि वहीं बहाई और ये मेरी चिट्ठी पंकज को दे देना। संदीप ने अपनी आंखों से बहते हुए आंसू को पोंछते हुए कहा। रुकिए, मैं लाता हूँ, कहकर संदीप बाहर गया और जब थोड़ी देर बाद लौटा तो उसने अपने दोनों हाथों में एक चांदी का लोटा पकड़ रखा था जिसका मुंह लाल कपड़े से बंद था और उसके हाथों में एक चिट्ठी दबी थी। पंकज ने सबसे पहले उस लोटे को संभाल कर आहिस्ता से टेबल पे रखा और फिर हाथ में पकड़ी वो चिट्ठी उसने सेजल को पकड़ा दी। पंकज ने बिना देर की उस चिट्ठी को खोला और पढ़ने लगा। हाय पंकज, कैसे हो? सेजल कैसी है? सबसे पहले आई एम सॉरी यार, बिना बताए आने के लिए, लेकिन क्या करती, मजबूरी थी। अगर बता कर आती तो शायद आ नहीं पाती, और नहीं आती तो वो हो जाता जो नहीं होना चाहिए था। इसी वजह से मुझे ऐसे आना पड़ा। उम्मीद है तुम मेरी मजबूरी समझोगी और मुझे माफ़ कर दोगी। पंकज, अब शायद मैं तुमसे कभी भी नहीं मिल पाऊँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मेरा अंतिम समय आ गया है। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसीलिए मैं ये चिट्ठी लिख रही हूँ जिससे मुझे तुमसे जो कुछ कहना है, जो कुछ बताना है, कह सकूँ। अगर मुझे कुछ हो गया तो सबको यही लगेगा कि मैं अपनी बीमारी से इस दुनिया से गई हूँ। लेकिन मैं तुम्हें सच सच बताऊँ, तुमसे दूर रहना बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मुझे तुम्हारी इस कदर आदत पड़ गई है कि तुम्हारे बिना एक भी दिन जीने का मन नहीं करता है। ये 2 महीने मैंने तुम्हारे बिना ऐसे गुजारे हैं मानो 2 महीने 20 साल के बराबर हों। तुम्हें लग रहा होगा कि ये शिखा आज कैसी फिल्मी बातें कर रही है, लेकिन तुम तो जानती हो मुझे ना तो फिल्में पसंद हैं, ना ही मुझे फिल्मों की बातें करनी आती है। सच कह रही हूँ, यहाँ एक एक पल काटना ऐसा लग रहा है जैसे 1 साल के बराबर हो। दिल कर रहा है उड़कर तुम्हारे पास आ जाऊँ और तुम्हें जो उससे हक करके खूब सारा प्यार करूँ, लेकिन जानती हूँ अब ये संभव नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारी राधा बनकर रह गई हूँ और अब तुम्हारी रुक्मिणी कोई और ही है। पंकज, अब मैं सेजल से भी नाराज़ नहीं हूँ, बल्कि सेजल जैसी दोस्त तो किस्मत वालों को मिलती है। मेरी नादानी की वजह से उस बेचारी को भी ना जाने क्या क्या सहना पड़ा। फिर भी उसने मेरे लिए जो कुछ किया शायद कोई और कहता ही नहीं। वो बिल्कुल छोटी सी बच्ची की जैसी है। उसका दिल इतना साफ और नरम है कि उसे कुछ भी कहने का दिल ही नहीं कहता। दिल कहता है कि उसकी मुस्कुराहट के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दूं। वैसे ये सौदा मुझे बहुत महंगा पड़ा। उसकी दोस्ती के चक्कर में मुझे तुम्हें खोना पड़ गया, लेकिन हाँ, सिर्फ ये एक बार के लिए था। इस बार मैंने उसके लिए तुमसे दूर होना एक्सेप्ट कर लिया। अगली बार मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, फिर चाहे सेजल ही क्यों ना हो। मैं तुमको किसी के लिए नहीं छोड़ूंगी, किसी के लिए भी नहीं। तुम सोच रहे होगे अचानक से मेरे दिल में सेजल के लिए इतनी हमदर्दी, इतना प्यार कहाँ से उमड़ पड़ा। मैं तो उससे नफरत करती थी। मैं तुम्हें बताती हूँ, जानकी माँ सेजल से कहा करती थी ना कि तुम इतनी प्यारी हो कि कोई तुमसे नफरत कर ही नहीं सकता। तुम्हारे साथ रहकर एक ना एक दिन हर किसी को तुमसे प्यार हो जाना है। तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है कि तुम हर किसी का दिल जीत लेती हो। वो बिल्कुल सच कहती थी। उस लड़की ने मुझे भी प्यार करना सिखा दिया। और तो और प्यार होता क्या है, मुझे उस असली प्यार से रूबरू करवाया। वरना मैं तो प्यार करना तो भूल और समझ ही नहीं, वरना मैं तो प्यार करना तो कुछ और ही समझ रही थी। लेकिन सेजल ने मुझे प्यार के असली मायने बताए हैं। प्यार वो चीज़ है, अगर हो जाए तो इंसान अपने दर्द, अपनी तकलीफ़ की परवाह ना करके उस इंसान की परवाह करता है जिससे वो प्यार करता है। सिर्फ उसकी ही नहीं बल्कि हर उस इंसान की परवाह करने लगता है जो उससे प्यार करता है, जिसे वो प्यार करती है। सच्चा प्यार इंसान को बेहद खूबसूरत बना देती है। वो अपनी तकलीफ़ में भी मुस्कुराता है क्योंकि वो मुस्कुराता है जिससे वो प्यार करती है। आप सोच रहे होंगे जब मुझे आपसे इतना प्यार था तो मैं आपको छोड़कर यहाँ क्यों चली आई। उसकी वजह भी थी सेजल। वो लड़की पागल है, कुछ भी कर सकती है। पहली बार मुझे उससे घबराहट हुई जब सेजल को मेरी हालत का पता चला। तो जानते हो उसने क्या किया? उसने अपना लंग्स मुझे डोनेट करने का फैसला किया। क्या हुआ? आप भी चौंक गए ना? चौंकिए मत, मैं जानती हूँ इस बारे में आपको कुछ नहीं पता है, ना ही जानकी माँ को पता है।
और ना सेजल के पापा को पता है। उसने किसी को कुछ नहीं बताया होगा, वो ऐसी ही है। मुझे ठीक करने के लिए उसने अपनी ज़िंदगी की भी परवाह नहीं की। जानती हो क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती थी और आप मुझसे प्यार करते थे। सारी जांचें हो गई थी उसकी और मेरी भी। मैंने बहुत मना किया, गुस्सा किया, उसे भला बुरा भी कहा, लेकिन वो भी बहुत ज़िद्दी है। मेरी तरह अपनी इरादे से टस से मस नहीं हुई। इसी वजह से उसे इंडिया से यहाँ आना पड़ा। जब मुझे लग गया कि ये अब नहीं मानेगी तो फिर मुझे वहाँ से भागना ही ठीक लगा। अगर मैं वहाँ से नहीं आती तो मुझे सेजल का लंग्स अपनी बॉडी में लगवाना पड़ता और मुझे ये ठीक नहीं लग रहा था। मेरा दिल मुझे इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा था। मैं वहाँ से चली तो आई, लेकिन तुम्हारे बिना शायद जी नहीं पाऊँगी। पंकज, तुम पास थे तो कभी एहसास ही नहीं हुआ कि तुमसे मुझे इतना प्यार है, लेकिन जब तुमसे दूर गई तब पता चला कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तुमसे दूर जाना मेरी ज़िंदगी का सबसे ख़राब डिसीजन था। मैंने सोचा था कि तुमसे दूर जाऊंगी तो शायद तुम्हें भूलने में आसानी हो, लेकिन नहीं यार, तुम और शिद्दत से याद आने लगी। मैंने सोचा था कि तुम्हें नहीं देखूंगी, तुमसे नहीं मिलूंगी तो ज़िंदगी गुजारने में आसानी हो जाएगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुमसे ना मिल गए, तुमसे बातें ना करके मैं अपनी ज़िंदगी की सांसें कम कर रही हूँ। सॉरी यार, मुझे माफ़ कर देना। मुझे लगा था कि तुम्हारे बिना मैं आराम से जी लूँगी, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊँगी, मर जाऊँगी। रह रह कर दिल में तुमसे मिलने की जो हुक उठती है, वो हुड़क मेरी जान लेने को उतारू हो जाती है। तुमसे मिलने की तड़प और मेरे कलेजे की ये आग मेरे पूरे जिस्म को जलाकर खाक कर देने को उतारू है। समझ में नहीं आता है क्या करूं। तुम्हें पता है पंकज, ना जाने क्यों मुझे हर वक्त ऐसा लगता है जैसे तुम अभी आओगे और कहोगे, ओ एंग्री बर्ड, कहाँ हो यार? इतने दिन से ना मिल रही हो, ना बात कर रही हो, नाराज़ हो क्या मुझसे? और मैं तुमसे गुस्से मुँह फुला कर बैठी रहूँगी और तुम्हें गुस्से से देखूंगी। तुम मुझे मनाओगे और मैं फिर मान जाऊंगी, लेकिन ये सब सपना मेरे लिए सपना ही रह गया। तुमने अपनी एंग्री वर्ल्ड को अकेला छोड़ दिया यार, बिल्कुल अकेला। तुम्हारी एंग्री वर्ल्ड मुस्कुराना भूल गई है। शायद उसकी मुस्कुराहट उसके प्रियतम, उसके पंकज के पास रह गई है, जो उसे बहुत दूर हो गया है। पंकज, क्या प्यार में हर किसी को इतनी मुसीबत, इतनी तकलीफ़ झेलनी पड़ती है? या हर किसी को एक कमबख्त ऐसे ही रुलाता है, ऐसे ही तड़पाता है और ऐसे ही परेशान करता है? क्या इश्क सच में किसी को किसी दूसरे के लिए अपनी जान कुर्बान कर देने का हौसला दे देता है? ऐसा क्यों होता है? पंकज, सच बताऊं, मैं तुमसे दूर नहीं रह पाऊंगी। मुझे इतनी तकलीफ़ झेलने की आदत नहीं है और तुम्हारे अलावा किसी और से प्यार करना, शादी करना मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि कौन है जो मेरे गुस्से को झेल पाए मेरे पंकज के सिवा? कौन है जो मेरी नखरी उठाएगा मेरे पंकज के सिवा? कौन है जो मेरी आंखों और मेरे चेहरे को देखकर मेरे दिल का हाल समझ जाए मेरे पंकज के सिवा? तुम्हारी एंग्री वर्ल्ड मरते दम तक सिर्फ तुम्हारी रहेगी, किसी और की नहीं हो पाएगी। और हाँ, उस सेजल को भी समझा देना। इस बार तो मैंने उसकी बात मान ली, उसके लिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया। अब अगली बार अगर भगवान भी उसकी तरफ से आकर तुम्हें छोड़ने की बात करेंगे तो उनसे भी लड़ जाऊंगी। उसे अच्छे से समझा देना कि अब मैं ना तो उसकी अच्छाइयों से और ना ही उसके आंसुओं से पिघलने वाली हूँ। अभी से कह दे रही हूँ, फिर मुझे कोई दोष मत देना कि सिखा तुमने ऐसा क्यों किया। पंकज, सिखा सिर्फ तुम्हारी है और तुम्हारी रहेगी 7 जन्म में। बस इस जन्म के लिए मैंने तुम्हें रिलीज़ किया है, बाकी अगले 6 जन्म के लिए एग्रीमेंट करवा लूँगी। परसों मेरा ऑपरेशन है, जानती हूँ तुम नहीं आ पाओगी, लेकिन जब भी मुझे डर लगेगा तुम्हें बुलाऊंगी, आँख बंद करूँगी तो तुम दिखना और बोलना, एंग्री बर्ड, घबराओ मत, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। करोगे ना इतना सा? कर देना प्लीज़। तुम साथ रहोगी तो शायद दिल में फिर से जीने का उत्साह पैदा हो जाए, वरना तो अब तो ज़िंदगी बेरंग सी हो गई। वो जो तुम कहते थे ना, गुलाब सा खिला खिला गाल है ना,
अब वो गुलाब मुरझा गया है। पंकज, अगर मैं ठीक हो जाऊंगी तो वापस इंडिया आऊंगी और तुम्हारे साथ मुझे सिद्धि विनायक मंदिर जाना है। मैंने कुछ मनौती मांग रखा है कि तुम्हारे साथ आऊंगी, वो पूरी करवा देना। अगर सेजल चाहेगी तो वो भी साथ चल सकती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। वो क्या है ना, जब तुम एक बार बहुत ज़ोर से बीमार हुए थे तब मैंने मनौती माना था कि तुम ठीक हो जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ आऊँगी। वो सब कह रहे हैं थे कि वहाँ जो भी मांगो पूरा हो जाता है। तो मैं घबरा गई थी और मैंने मांग लिया, लेकिन फिर जा ही नहीं पाई। अब अगर आऊँगी तो चलना, क्या पता फिर वापस कभी ना आ पाऊँ। क्या पता फिर वापस कभी आ पाऊँ या नहीं। पंकज, कभी कभी याद कर लेना यार। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, सेजल का ख्याल रखना। वो बिल्कुल नासमझ नादान है, बहुत जल्दी ही भावनाओं में बहने वाली और दिल की नरम है। उसे संभाल कर रखना, वो एक कांच की गुड़िया है। अगर हल्का सा भी कंकड़ उस पर पड़ा तो वो टूट जाएगी। उसे कभी रुलाना मत। अगर उसकी आंखों में तुम्हारी वजह से कभी भी आंसू आए तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। समझ लेना, मेरा गुस्सा पता है ना कितना खतरनाक है। उसे इतना प्यार देना, इतना प्यार देना, इतना प्यार देना कि वो अपनी सारी तकलीफ भूल जाए। जानकी माँ को मेरी तरफ से सॉरी बोलना, उनसे कहना मैं बुरी नहीं हूँ। मैं जानती हूँ मुझसे गुस्सा थी। वो सेजल को बहुत प्यार करती है ना, इसीलिए कोशिश करूँगी कि अगली बार सेजल जैसी बनकर उनका भी दिल जीत लूँ। इस बार तो अब मुमकिन है नहीं। अच्छा चलो जाओ, अब बहुत हो गया। रो रो कर मेरा एक बाल्टी भर गया। मैं तुम्हें एक शायरी सुनाऊँ? अर्ज किया है, ध्यान से सुनना, ठीक है। हमने उनकी याद में रो रो के टप भर दिए। हमने उनकी याद में रो रो कर टप भर दिए। वो आए और मस्त नहा के चल दिए। वेरी बैड जोक ना, तुम सही कहते हो। मुझे सिर्फ गुस्सा करना आता है। अच्छा चलो अब जाती हूँ, बाय। अपना ध्यान रखना। तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी एंग्री वर्ड। चिट्ठी खत्म होने के बाद भी पंकज उसी चिट्ठी को पकड़े खड़ा रहा और उसकी आंखों से लगातार आंसू की बारिश हो रही थी। शिखा ने अपना दिल निकाल कर उसके सामने रख दिया था। पंकज को कुछ नहीं सूझा तो वो लपट कर टेबल पर रखे हुए अस्थियों को लोटे को उठाकर अपने सीने से लगा लिया और बेतहासा सिसक सिसक कर रो पड़ा। उसको इस तरह से रोते देख कर सेजल भी बच्चों की तरह बिलख पड़ी। जानकी ने सेजल को और संदीप ने पंकज को संभाला। आई एम सॉरी भैया, आई एम सो सॉरी। अब मेरी वजह से, सब मेरी वजह से हुआ है, सब मेरी गलती है। पंकज किसी छोटे से बच्चे की तरह बिलख रहा था। नहीं पंकज, किसी की कोई गलती नहीं है। मेरी बहन ने जो किया है उससे मेरा सीना फक्र से ऊंचा हो गया है। मुझे गर्व है कि मैं शिखा का भाई हूँ। मुझे ना तो तुमसे कोई शिकायत है ना ही सेजल से, बल्कि सेजल ने तो वो किया है जो शायद कोई अपना भी नहीं करता। उसने मेरी शिखा को अपना लक्ष्य डोनेट करने की ठान लिया था। सारी जांचें भी हो गई थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ना जाने क्या फितूर सवार हुआ शिखा को कि वो अचानक से यूएस जाने की जिद पकड़ ली। मैंने उसे पहले तो बहुत समझाया, लेकिन जब उसने मेरी बात नहीं सुनी तो उसे खूब जोर से डांटा। वो रात भर रोती रही। आखिरकार मुझे मजबूरन सुबह सुबह बिना किसी से कुछ बताए यूएस जाना पड़ा। सेजल ने जो करने का सोचा वो आज के ज़माने में कौन करता है। फिर भी उसने एक गैर लड़की के लिए ये सब सोचा। ये बहुत बड़ी बात है। मेरी बहन किस्मत वाली है जो उसे सेजल जैसी दोस्त मिली थी। पंकज, पता नहीं मुझे ये कहना चाहिए या नहीं, लेकिन मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता था और उसके चले जाने के बाद मुझे उसकी कमी बहुत महसूस हुई। अगर तुम्हें और सेजल को एतराज़ ना हो तो क्या तुम उसकी कमी को पूरा कर सकते हो? ना जाने क्यों सेजल में मुझे मेरी शिखा की परछाई सी दिखती है। तो क्या मैं सेजल के साथ अपनी बहन जैसा रिश्ता निभा सकता हूँ? प्लीज़। संदीप भरे हुए गले से भरी हुई आंखों के साथ हाथ जोड़कर बोला। संदीप की बात सुनकर सेजल बिना किसी की परवाह की, बिना किसी की इजाज़त लिए जाकर संदीप से लिपट गई और
संदीप ने सेजल को अपनी बाहों में किसी छोटी सी बच्ची की तरह छुपा लिया। भैया, मैं सिखा की कमी तो पूरा नहीं कर सकती, लेकिन मुझे भी एक भाई की कमी बहुत खलती थी। आपने मेरे साथ अपनी बहन का रिश्ता जोड़कर मेरी ज़िंदगी की उस कमी को पूरा कर दिया है। तपते हुए रेगिस्तान में अचानक से जैसे फलदार वृक्ष की शीतल छाया आ गई हो, संदीप के गले लिपट कर सेजल के दिल में भी ठीक वैसा ही सुकून उतर आया था। पंकज और सेजल के रिक्वेस्ट पर संदीप ने अपनी जाने का टिकट कैंसिल करवा दिया। उसके बाद सेजल, पंकज और संदीप ने साथ में जाकर शिखा की अस्थियों को गंगा को अर्पण किया और विधि विधान से गंगा तट पर शिखा की आत्मा की शांति के लिए अनुष्ठान किया। जब सब काम पूरा हो गया तो संदीप वापस यूएस चला गया। जाते हुए संदीप के ना कहते हुए भी सेजल ने धीरे धीरे सारा सामान उसके बैग में भर दिया। सेजल के उसको बिना कुछ बताए किए गए काम से पंकज बहुत ज़्यादा हर्ट था और सेजल से नाराज़ था। जब तक संदीप मौजूद रहा, पंकज ने सेजल को कुछ नहीं कहा। हालांकि सेजल को पंकज की नाराज़गी का पता था। उसे पता था कि पंकज उससे बहुत नाराज़ है, क्योंकि उसने पंकज को भी कुछ नहीं बताया था और बिना उसे कुछ भी बताए वो ये सब कुछ करने जा रही थी। इसी वजह से सेजल भी उससे नजरें चुराती फिर रही थी। लेकिन संदीप के वापस जाने के बाद उसके बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। पंकज पहले ही जब डिनर ख़त्म हो गया तो इसीलिए वो कमरे में चला गया। सेजल अपने कमरे में जाने से कतरा रही थी, लेकिन जाना तो पड़ता ही। सेजल देर रात तक टाल मटोल करती रही। उसे पंकज के सामने जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन कब तक, आखिर जाना तो पड़ता ही। जानकी ने सेजल को बार बार जाकर सोने के लिए कहा, तब सेजल उठ कर गई। सेजल ने धड़कते दिल से दरवाजे को खोला। वो मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि पंकज सो गया हो, लेकिन आज भगवान ने उसकी प्रार्थना को भी शायद सुनने के मूड में नहीं थे। पंकज जाग रहा था और उसी का इंतजार कर रहा था। सेजल ने कनखियों से पंकज की तरफ देखा। उसका चेहरा तना हुआ था। सेजल ने चुपचाप कपड़े बदले और आकर पंकज के बगल में सो गई। उसने पंकज से कोई बात नहीं किया। पंकज को बहुत जोर का गुस्सा आया। वो उठकर बैठा और बोला, तुम्हारी ज़िंदगी में मेरी कोई अहमियत है कि नहीं, या अब मेरी वैल्यू ख़त्म हो गई है? वो सारी बातें जो तुम कहती थी वो सिर्फ दिखावा था। पंकज गुर्राया। पंकज की बात सुनकर सेजल सिहर गई। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? सेजल ने कहा, तो और क्या कहूँ, अब तुम्हें मुझे कुछ भी बताना भी ज़रूरी नहीं लगता। इतना बड़ा काम करने जा रही थी और घर में किसी को कुछ पता नहीं। क्या समझती हो खुद को तुम? पंकज गुस्से से बोला, शिखा की हालत मुझसे देखी नहीं गई थी और आप सबको पता चलता तो आप सब मुझे करने नहीं देते, इसीलिए नहीं बताया। मुझे माफ़ कर दीजिए, आइंदा से ऐसा कुछ दोबारा नहीं करूँगी, प्लीज़। सेजल बकरी की तरह मिमियाते हुए बोली, हाँ ये सही है, पहले गलती करो फिर सॉरी बोल दो, जबकि पता था कि अब तुम भी मेरी ज़िंदगी में अहमियत रखती हो। एक तो जा ही रही थी मुझे छोड़कर और तुम भी चली जाती तो मैं कैसे रहता, किसी ने नहीं सोचा। सबको महान बनना था, सबको अपना फर्ज निभाना था और मैं सिर्फ सजा भुगतने के लिए था। पंकज बोला, ऐसा मत कहिए प्लीज़। सेजल तड़प कर बोली, अगर तुम्हें भी कुछ हो जाता तो मैं क्या करता, बोलो। आज के बाद अगर ऐसी कुछ बेवकूफ़ियाँ किया तो फिर मैंने एक थप्पड़ लगा देना है तुम्हें, फिर बोल देना अपनी मम्मी से कि मैंने तुम्हें मारा है। पंकज की आंखें भर आई। लीजिए, अभी मार लीजिए, जो गलती मैंने किया है उसकी सज़ा मुझे भी मिलनी ही चाहिए, कहकर सेजल ने पंकज का हाथ पकड़ा और फिर अपने गालों में पंकज के हाथों से 2-3 थप्पड़ लगवा दिए। हालांकि पंकज अपना हाथ खींचता रहा। सॉरी, माफ़ कर दीजिए, अब आइंदा से ऐसा कुछ नहीं करूँगी, प्रॉमिस। सेजल ने दोनों कान पकड़कर मासूमियत से पंकज से कहा। उसकी आंखें भरी हुई थी। सेजल ने जब पंकज का मासूम चेहरा और आंखों में आंसू देखा तो सब भूल गया और
उसने सेजल को अपने सीने से चिपका लिया। सेजल किसी छोटे से बच्चे की तरह पंकज से लिपट गई और सिसक पड़ी। पंकज ने उसे अपनी बाहों में छुपा लिया, मानो कोई चिड़िया अपने बच्चे को बारिश से बचाने के लिए अपने पंखों से छुपा लेती है, और फिर प्यार से उसका माथा चूम लिया। शिखा के दिल में सेजल के दिल में एक सुकून उतर आया। अनायास इसकी आंखें बंद हो गई, जैसे वो भागते भागते थक गई हो और उसे किसी ने अपनी गोद में उठा लिया हो। ये कमबख्त इश्क भी बड़ा अजीब सा बवाल कर देती है, बिना इजाज़त किसी के दिल में हड़ताल कर देती है। खुद से भी ज़्यादा दूसरों की मुस्कुराहट प्यारी लगने लगती है। होशो हवास में हो फिर भी पागलों सा हाल कर देती है। जानता है इसकी खासियत जो इससे गुजरा है, हर वो शख्स बिना कुछ कहे सब कह देता है। मुस्कुराते लब, आँखों के सूखे अश्क, लाख बेचैनी हो, दिल में तलाश हो सुकून का शिद्दत से, फिर भी अपने सुकून का सौदा बाकमाल कर देती है।